हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा है सभी अच्छे होंगे। तो ब्लूप्रिंट डिजिटल में मैं सचिन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो हमारा चैप्टर चल रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन, एक रेखा में गति। ठीक है, सरल रेखा में कैसे गति होती है वो हम समझ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि गति, यांत्रिकी, निर्देश तंत्र, विराम की अवस्था, गति की अवस्था, गति के प्रकार, गति का विमाओं के आधार पर विभाजन हमने पुरानी 2 वीडियो में इस चैप्टर की देख लिया है। ठीक है, तो अब इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं हम देखने वाले हैं कि अदिश और सदिश राशियाँ क्या होती हैं। ठीक है, अदिश राशि और सदिश राशियाँ क्या होती हैं, तो ये हम देखने वाले हैं। ये हम देखने वाले हैं अदिश एवं सदिश। तो अदिश राशियाँ क्या होती हैं, सदिश राशि क्या होती हैं? तो क्योंकि पता है कि हम भौतिक में मापन करते हैं तो हमें राशियों की आवश्यकता होती है। तो उसमें कुछ राशियाँ अदिश होती हैं और कुछ राशियाँ सदिश होती हैं। तो अदिश का क्या मतलब होता है? तो अदिश का मतलब ये होता है कि जब किसी राशि को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? केवल परिमाण की। तो जैसे कि कह लो कि परिमाण, मान लो कोई राशि, जैसे कोई चाल है, वस्तु की चाल है, और वस्तु की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब हमें केवल वस्तु की परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, तब उसे हम कहते हैं अदिश राशि। यानी कि अदिश राशि के लिए हमें उसकी दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, हमें दिशा दी नहीं जाती है क्वेश्चन में, तो हमें केवल उसके बारे में बताया जाता है, उसकी दिशा से हमारा कोई मतलब नहीं होता, तो उसको कहते हैं हम अदिश राशि। यानी कि वे राशियाँ जिनके केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। एक आती है बात अब सदिश राशि की। अच्छा, अदिश राशि के मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। तो क्या एग्जाम्पल है अदिश राशि के? कि जैसे कि वस्तु का द्रव्यमान, तो वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, क्या उसे मापने के लिए हमें उसके जो है दिशा की आवश्यकता होती है कि कितनी दिशा में कितना द्रव्यमान? क्या दिशा परिवर्तन होने से क्या उसका द्रव्यमान परिवर्तन हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो ऐसे ही चाल के लिए भी हमें आवश्यकता नहीं होती दिशा की, कितनी चाल है। ये बताया जाता है कि वस्तु की इतनी चाल है। इसके अलावा आती है दूरी की बात। तो एक एग्जाम्पल है इसका दूरी। तो दूरी के लिए भी हमें उसकी आवश्यकता नहीं होती कि हमें पता चले कि इसकी दिशा क्या है, केवल हमें परिमाण की आवश्यकता होती है। ये कहा जाता है कि यहाँ से घर से स्कूल तक की दूरी इतनी है। ठीक है, ये कह दिया जाता है। परंतु यहाँ पे दूरी के मापन के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो द्रव्यमान, चाल, दूरी ऐसी कार्य हो जाता है, कार्य में हमें दिशा नहीं चाहिए होती है। ठीक है, तो इस तरह की जो राशियाँ होती हैं वो आपकी अदिश राशि होती है। इनके हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है कि कितना कार्य हुआ, 20 जूल कार्य हो गया। ठीक है, द्रव्यमान कितना था, जो है 30 किलो द्रव्यमान था। ठीक है, चाल कितनी थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी। दूरी कितनी चली, एक वस्तु ने दूरी कितनी चली, 10 किलोमीटर दूरी चली। ठीक है, आते हैं बात अदिश राशियों पर। तो अदिश राशियाँ क्या होती हैं? अदिश राशियाँ सदिश राशियों में दिशा यदि हम जोड़ दें तो वे अदिश बन जाती हैं। कि इसका मतलब वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो सदिश कौन सी होगी? यदि द्रव्यमान को मैं भार लिख दूँ, भार में लिखता हूँ, द्रव्यमान की जगह मैं भार लिख देता हूँ, तो वो क्या बन जाता है? सदिश राशि बन जाती है। कैसे? जैसे कि मैंने एक चीज़ दिखाई है पहले आपको कि एक स्प्रिंग से लटका हुआ कोई द्रव्यमान है इस तरह से। तो द्रव्यमान कुछ भी है, परंतु इसका जो भार होगा, द्रव्यमान m है इसका, तो भार कितना होगा इसका? mg होगा। भार कितना होगा? mg होगा। तो g कहाँ से लग गया? एक गुरुत्वीय त्वरण है। जब कोई वस्तु लटकी हुई है तो उस पर g लगा हुआ है। पृथ्वी पर कहीं भी कोई भी वस्तु है तो उस पर g लग जाता है। ठीक है, ये गुरुत्वीय त्वरण है। ये गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर में आप पढ़ोगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। तो ये mg जो हो गया इसका भार हो गया। क्या हो गया इसका? भार। तो भार की दिशा हमेशा नीचे की ओर होती है। क्या होती है? नीचे की ओर होती है। तो इसलिए भार की हमें दिशा भी चाहिए और भार का परिमाण भी चाहिए। यानी परिमाण तो हो गया mg, परिमाण क्या हो गया? mg हो गया, पर दिशा क्या होगी?
नीचे की ओर होगी। क्या होगी? नीचे की ओर। तो इस तरह की जो राशियां होती हैं वो सदिश राशि कहलाती हैं। तो इन सदिश राशियों को उदाहरण में क्या क्या आता है? बाहर आ गया आपका चाल की जगह यहाँ पे वेग आ जाता है। जब भी वेग बताया जाएगा तो इसकी दिशा भी बताई जाएगी कि वेग की दिशा क्या है। ठीक है। दूरी की जगह पे यहाँ पे विस्थापन आ जाता है। ठीक है। तो इस तरह से भार, वेग, विस्थापन, बल, तो बल किस दिशा में लगाया जा रहा है? बल का परिमाण बताएंगे। 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है और किस दिशा में लगाया जा रहा है? वो नीचे की ओर लगाया जा रहा है, ऊपर की ओर लगाया जा रहा है, पूर्व दिशा में लगाया जा रहा है, पश्चिम दिशा में लगाया जा रहा है। तो बल का आपको बताया जाएगा। ठीक है। इस पे नीचे की ओर लगाया जा रहा है या ऊपर की ओर लगाया जा रहा है, तो ये बल आपको बताया जाएगा। तो भार, वेग, विस्थापन, बल इसके उदाहरण हैं। और यदि हम एक राशि को ए से डिनोट करते हैं, हम कहते हैं राशि क्या है? भौतिक राशि क्या है? ए। भौतिक राशि है आपकी ए। तो यदि हम इसे जो लिखेंगे तो ये हमारी है अदिश। अदिश रूप है इसका। ये क्या है? अदिश रूप। इसका सदिश रूप क्या होगा? सदिश में हम इसे इसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। इसे कहते हैं वेक्टर। क्या कहते हैं? वेक्टर लगाना। तो ये हो गया सदिश रूप। ये हो गया सदिश रूप। तो सदिश में हम ऐसे इसे लिखते हैं और अदिश में हम इसे ऐसे लिखते हैं। तो अदिश को क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज। और सदिश को क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज। तो इस तरह से अदिश राशि को स्केलर क्वांटिटीज और सदिश राशि को वेक्टर क्वांटिटीज। और वेक्टर के लिए इसे वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेक्टर फॉर्म। तो राशि ए है, उसका अदिश रूप क्या होगा? खाली ए, केवल ए होगा। और जो सदिश रूप होगा ए के ऊपर हम वेक्टर लगा देते हैं। तो इस प्रकार से दो तरह की राशि होती है, अदिश राशि और सदिश राशि। ठीक है। अब आते हैं बात दूरी तथा विस्थापन पर। मान लीजिए मैं कहता हूं एक वस्तु बिंदु ए पर है और उसे बिंदु बी पर जाना है। कहां तक जाना है? बी पर जाना है। एक वस्तु एक बिंदु ए पर है और उसे बी तक पहुंचना है। तो उस पे वो दो तरह से जाती है। तो एक तो वो सीधे चले जाती है ऐसे, वो सीधे यहां तक चली जाती है। कहां से कहां तक? वो सीधे इस बिंदु से इस बिंदु तक चली जाती है। यानी कि बिंदु यहां ना लेके ये ले लिया, ये सीधी रेखा में जा रही है। एक वो इस तरह से जाती है, करते हुए यहां पे एक दिशा ये हो गई और एक तरह से ये हो गया। दो तरह से वो इस बिंदु तक जाती है। बिंदु ए से बिंदु तक जाने के लिए ये तो हो गया पथ 1 और ये हो गया पथ 2। इसे कहते हैं प्रारंभिक स्थिति। इसे कहते हैं अंतिम स्थिति। ये होती है अंतिम स्थिति। तो इसमें आती है बात विस्थापन की। विस्थापन को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और दूरी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इसकी इंग्लिश हो गई। ठीक है। तो दूरी तथा विस्थापन क्या हो गया कि इसमें आती है बात। पहले विस्थापन में बता देता हूं विस्थापन क्या होता है। तो विस्थापन हो गया हमारा अंतिम किसी वस्तु के, किसी पिंड के पथ के, किसी पिंड के पथ के अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यानी कि किसी कोई पिंड जो यहां से यहां तक जा रहा है, एक ए से बी तक जा रहा है, तो उसका जो पथ हो गया ये, उस पथ के अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु के अंतिम बिंदु ये और प्रारंभिक बिंदु ये के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी कौन सी है? ये न्यूनतम है, ये न्यूनतम है, ये न्यूनतम है। पथ एक न्यूनतम है, तो इस न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है। अब दूरी क्या आ जाता है? इस प्रकार दूरी क्या हो गया? दूरी हो गया पथ की कुल लंबाई को,
दूरी कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। यदि हम कहेंगे वस्तु केवल इसी मार्ग से यहाँ तक गई है तो उसकी दूरी भी विस्थापन के बराबर हो जाएगी, परंतु ये कहा जाए कि वस्तु इस मार्ग से गई है तो उसकी दूरी जो होगी वो इस मार्ग की लंबाई होगी, तो हमें इस मार्ग की लंबाई निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस मार्ग की लंबाई निकालनी पड़ेगी, तो पथ की कुल लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल है जो कि प्रश्न 1 में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि कार सर्वप्रथम 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है। तो इसका हल करते हैं। हल 1 आ गया इसका 0-1। पहले मैं दिशा बताते हैं तो दिशा क्या होती हैं। ठीक है, तो दिशा इस तरह से दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं, सबको पता होगा 4 दिशाएं होती हैं, पहले पढ़ा भी होगा आपने। इसे ये पूर्व दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा होती है, ये उत्तर दिशा होती है और ये दक्षिण दिशा होती है। ठीक है, ये दक्षिण दिशा होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो ये कहा गया है कि एक कार सर्वप्रथम 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है। तो फिगर बनाते हैं इसकी। तो फिगर कैसे बनाएंगे हम इसकी, तो हम कहते हैं पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चल रही है। तो हमने एक बिंदु यहाँ लिया, तो यहाँ पे प्रारंभिक स्थिति हमने यहाँ ले ली। हम ये कह रहा कार पूर्व दिशा में चलती है, तो पूर्व किधर जाएगी, इस साइड। तो पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चली, चलिए चलाओ जी 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर आ गई, सीधी रेखा है, थोड़ा सा मेरे हाथ से वैसा बन रहा है, तो सीधी रेखा है, तो ये कितनी आ गई, 5 किलोमीटर। ये ए पे पहुँच गई। ए पे पहुँचने के बाद कहता है कि तत्पश्चात 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलती है। अब ये ऊपर की ओर आती है, ऊपर की ओर यहाँ तक आती है, कितनी आती है, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर, ये बी पे पहुँच गई। कहाँ पहुँच गई, बी पे पहुँच गई। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो कुल दूरी कितनी बताई थी हमने बताया था कुल दूरी पथ की कुल लंबाई होती है। तो कुल दूरी कितनी होगी यहाँ पे, पथ की कुल दूरी, कुल दूरी बराबर, या ओ बना मान लिया हमने, तो ओ ए प्लस ओ बी, यहाँ से यहाँ चली और यहाँ से यहाँ चली, तो पूरा पथ तो यही था ना इसका। तो ये कितनी होगी, 5 किलोमीटर प्लस 12 किलोमीटर बराबर 17 किलोमीटर इसकी कुल दूरी हो गई। कुल दूरी हमारी ये निकल आई। अब आती है बात विस्थापन की। हम ये देखेंगे कि वस्तु कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई। अंतिम बिंदु क्या था, अंतिम बिंदु उसका बी है, और थी कहाँ पर, यहाँ थी। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की जो मिनिमम दूरी होगी, न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी कौन सी होगी, न्यूनतम दूरी होगी आपकी ये दूरी होगी न्यूनतम। न्यूनतम दूरी होगी, ओ से जब हम बी को मिला देंगे तो न्यूनतम दूरी हो जाएगी। यदि हम इस फिगर को ग्राफ पे बनाएंगे तो आप इसे स्केल से भी नाप कर इसकी दूरी निकाल सकते हो, परंतु क्योंकि हमने यहाँ बनाया तो इसकी दूरी हम कैसे निकालेंगे, तो इसकी दूरी के हम ओ बी निकालेंगे। तो ये हमने देखा कि जब दिशाएं ऐसे होती है तो इनके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। तो हमारा यहाँ कोण कितना है, 90 डिग्री का। इस 90 डिग्री का कोण, और ये क्या बन गया, अब ये त्रिकोण बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, त्रिकोण। इस त्रिकोण में जब 90 डिग्री का एक कोण होता है तो इसमें आ जाती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इस पाइथागोरस प्रमेय से, इस पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि ये लंबाई है आपकी और ये आधार है, आधार, और ये लंब बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लंब, इसे बोलते हैं आधार। इस दूरी को आधार बोलते हैं वे। पाइथागोरस ने क्या कहा, ये एक जब कोण त्रिकोण बन जाता है, इस त्रिकोण में ये लंबाई हो जाती है, ये आधार हो जाता है, और इसे क्या कहते हैं, कर्ण हो जाता है। ये क्या हो जाता है, कर्ण। ये महाभारत वाला कर्ण नहीं है, महाभारत वाला कर्ण मत समझना इसे, ये कर्ण पाइथागोरस वाला कर्ण है। ठीक है, पाइथागोरस ने जो त्रिकोण पर एक त्रिभुज पर, त्रिकोण कह रहे त्रिभुज पर जो एक भुजा दी इस तरह की, जो कि 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है, उसे उसने कर्ण कहा। ठीक है, पाइथागोरस के अनुसार। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण की पावर 2 बराबर, यानी इसकी पावर 2 बराबर इसकी पावर 2, यानी कि लंब की पावर 2 प्लस लंब ये वाला, लंब की पावर 2 प्लस आधार की पावर 2, आधार की पावर 2। तो लंब कितना हमारा, 12 किलोमीटर, 12 की पावर 2 और 5 की घात 2। 12 की घात कितनी होती है, 144, 5 की घात कितनी होती है, 25,
और ये कितना हो गया 169, 169। इसको यहाँ करूँगा सॉल्व, तो कर्ण निकालना है हमें। घात हटा दी मैंने, तो घात हटा दी तो कहाँ जाएगी, इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर रूट लग गया यहाँ पे, इसका वर्ग हो गया, मतलब वर्गमूल हो गया। तो जब वर्गमूल करेंगे तो हम क्या करेंगे, 169 कितना होता है 13 गुणा 13, और जब 13 गुणा 13 को करते हैं तो बाहर कितना आता है 13, यानी कि 13 मीटर। यानी कि ये दूरी कितनी निकल आई 13 मीटर। कितनी आ गई 13 मीटर दूरी। यानी कि विस्थापन कितना आ गया, इसका मतलब इस ये जो कर्ण है, इस कर्ण, ये कर्ण की जगह क्या लिखेंगे हम विस्थापन। तो विस्थापन बराबर 13 मीटर, ये विस्थापन आ गया आपका। ठीक है, ये कर्ण जो थी ये न्यूनतम दूरी है प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की, और ये 13 मीटर आती है, जबकि विस्थापन जो कि आपकी दूरी कितनी आई थी 17 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें आप एक चीज़ और जान लो कि दूरी और विस्थापन में, दूरी जो होती है, दूरी सदैव धनात्मक होती है, दूरी सदैव धनात्मक होती है, धनात्मक। ठीक है, धनात्मक होती है। और जो विस्थापन होता है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, और धनात्मक भी हो सकता है। ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल इसमें बोलूँगा और आपको क्लियर हो जाएगा कि शून्य कैसे हो जाता है, विस्थापन शून्य कैसे हो जाएगा। भाई आदमी, एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह गया, और दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह चौथी जगह गया, और चौथी से फिर वापस आ गया, तो उसका विस्थापन तो कुछ तो चला ही है वो, तो चलने के बाद भी उसका विस्थापन कैसे जीरो कर दिया। तो ये मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ क्या होता है। एक व्यक्ति, मैं कहता हूँ एक व्यक्ति पूर्व में 5 किलोमीटर गया। कितना गया 5 किलोमीटर गया, पूर्व में 5 किलोमीटर गया। फिर कहा कि उत्तर में व्यक्ति जो है वो 7 किलोमीटर गया। उसके बाद वो फिर पश्चिम में गया, तो पश्चिम में इधर चलेगा, कह रहे पश्चिम में फिर वो 5 किलोमीटर गया। और व्यक्ति जो है वापस, मतलब व्यक्ति जो है फिर दक्षिण में, इस तरह से। तो व्यक्ति पहले गया पूर्व में, फिर गया उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर, फिर गया पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर, और फिर जो है वो दक्षिण दिशा में फिर 7 किलोमीटर चला। तो व्यक्ति कहाँ पहुँच गया, जहाँ से चला था, जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया व्यक्ति। यानी कि O A B C, तो दूरी कितनी होगी पूरे पथ की, पूरे पथ की दूरी हो गई हमारी 5 + 7 + 5 और +7, 5 7 12 और 5 7 12, 12 12 24, तो 24 किलोमीटर इसने दूरी तय की। ठीक है, 24 किलोमीटर दूरी तय की इस व्यक्ति ने। परंतु इसका विस्थापन क्या है, विस्थापन का मतलब होता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी। अब प्रारंभिक बिंदु कहाँ था उसका, यहाँ से चला था। अंतिम बिंदु क्या है उसका, अंतिम बिंदु भी तो यहीं है, यहीं आके तो रुका वो, यहाँ से चला तो यहीं वापस आ गया। तो विस्थापन क्या हो गया, 0। कितना हो गया, 0 हो गया विस्थापन। जहाँ से चला था वहीं वापस आ गया, तो इसका मतलब विस्थापन 0 हमारा हो सकता है। ऋणात्मक भी हो सकता है। यदि हम कहें कि हमें एक संख्या रेखा है हमारे पास, ये संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर यहाँ 0 है, ये 100 है, ये 200 है, ये 300 है, ये 400 मीटर है। ये मीटर चल रहा है यहाँ पे, इस दिशा में मीटर चल रहा है, और इस दिशा में क्या चल रहा है, ये भी मीटर ही है, मीटर की लाइन है, मीटर लाइन है। ठीक है, इधर चल रहा है -100, -200, -300। ठीक है, तो पहले हमने कहा कि एक जो है पिंड 100 तक जाता है। कितनी दूरी जाता है, 100 तक जाता है। उसके बाद वो 100 और जाता है, फिर और 100 और जाता है, तो कितना चल गया वो, 300 चल गया। तो पहले 100 चला, फिर 100 चला, और फिर 100 चला, यानी कि टोटल कितना चल गया, 300। आप कहते हैं मतलब मूल बिंदु से दाईं तरफ चला 100 मीटर, फिर 100 में चला, और फिर 100 चला। कहते हैं मूल बिंदु, यदि एक पिंड जो है मूल बिंदु से दाईं ओर 100 मीटर चलता है, फिर
पॉइंट ए पर पहुंचने के बाद फिर 100 मीटर चलता है, फिर पॉइंट बी पर पहुंच जाता है, फिर 100 मीटर चलता है। तो इस प्रकार वो कहाँ पहुंच गया, सी पर। और सी पर पहुंचने के बाद वो 400 मीटर चलता है। कितना चलता है, 400 मीटर। तो 400 कहाँ चलेगा, वापस चलेगा। कहते हैं 400 मीटर बाईं ओर चलता है। सी पर पहुंचने के बाद 400 मीटर बाईं ओर। तो दाईं ओर तो इधर हो गया हमारा, ये तो दाईं ओर हो गया। अब बाईं ओर किधर हो गया, बाईं ओर। बाईं ओर 400 मीटर चलता, तो 300 तो यही हो गई, यहाँ से यहाँ तक 300 हो गई। 400 के लिए और 100 आएगा यहाँ के यहाँ पर। तो कितना हो गया, 400 माइनस हो गया। तो कितनी हो गई, 100 मीटर माइनस में दूरी चली गई। विस्थापन चला गया माइनस में। तो विस्थापन हमेशा, मतलब विस्थापन ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक कुछ भी हो सकता है, परंतु दूरी कितनी होगी, सदैव धनात्मक होगी। यदि इससे दूरी देखी जाए तो दूरी के लिए हम 300 और 400 700 मीटर वो चलेगा। पिंड जो है 700 मीटर चलेगा, ठीक है। उसमें ये माइनस नहीं आएगा, उसकी दूरी में ये माइनस भी जीरो, मतलब प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो है आपकी दूरी हो जाती है और विस्थापन हो जाता है। साथ में एक क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, ये मैंने देखो प्रैक्टिस वाला लिखा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका। जो प्रैक्टिस नंबर है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, जो कि बोलता है कि एक छात्र उत्तर की ओर 10 मीटर तय करता है, उसके बाद पूर्व दिशा में मुड़कर 12 मीटर दूरी तय करता है। उस छात्र द्वारा तय की गई दूरी का विस्थापन बताइए। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको मुझे इसका कमेंट करके आपको मुझे इसका आंसर बताना है, ठीक है। मतलब आंसर मैंने लिख दिया है, 22 मीटर इसका दूरी निकलेगी, विस्थापन जो है इसकी 15.6 मीटर निकलेगी, ठीक है। परंतु आपको इसे करके सोल्व, उसमें जो बताना है कि आपसे सही आंसर आ गया है नहीं आ गया है, ठीक है, ताकि मुझे लगे कि भाई मैंने जो पढ़ाया आपको वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करो। कमेंट के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लगातार सोल्व करते जाओ, मैं ऐसे ही आपको हर वीडियो में क्वेश्चन देता जाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।